देखिए, भारत की विदेश नीति का विकास हम देखते हैं। भारत की विदेश नीति का विकास किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत की विदेश नीति का विकास होने से पहले भारत की विदेश नीति की उत्पत्ति जो है वो किस तरीके से हुई है। तो भारत की जो प्रारंभिक विदेश नीति को बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो अंग्रेज़ और उसके संस्थापक नेता, जो भी विदेश नीति के संस्थापक नेता थे, अंग्रेज़ थे, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको आकार दिया गया। मतलब 3 लोगों का इसमें ज़्यादा योगदान रहा है। एक तो अंग्रेज़ों का, और जो भी उस समय संस्थापक नेताएं थे, और ज़्यादातर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार देने का काम किया है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय विदेश नीति के लिए क्या किया। स्वतंत्रता से पहले भारत की विदेश नीति काफ़ी हद तक ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित की जाती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ही है वो भारत की विदेश नीति के निर्णय लेती थी। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम यहाँ पर बात करते हैं। पहले तो ब्रिटिश के हितों का समर्थन करना, क्योंकि ब्रिटिश लोग जब भारत की विदेश नीति बनाते थे तो वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि उसमें ब्रिटिश लोगों का ज़्यादा हित हो, यानी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति बनाते थे। तो भारत की विदेश नीति है अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का समर्थन करने पर केंद्रित थी, कि वो अपने जो भी ब्रिटिश के साथ में जिनके उपनिवेश अच्छे थे उनसे अच्छे संबंध बनाते थे, और अपने साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए वो भारत की विदेश नीति का निर्माण करते थे। दूसरा कारण है यहाँ पर सीमित राजनयिक जुड़ाव, क्योंकि भारत के अन्य देशों के साथ सीमित राजनयिक संबंध थे, मतलब अच्छे संबंध या बहुत कम लिमिटेड संबंध थे भारत के अन्य राज्यों के साथ में, क्योंकि बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार के माध्यम से ये जो संबंध है वो ब्रिटिश सरकार चलाती थी। अब ये ब्रिटिश सरकार डिसाइड करती थी कि उसको किसके साथ संबंध बनाने हैं, किसके साथ नहीं। 20वीं सदी की शुरुआत में होती है, जैसे ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी, भारत की विदेश नीति में बदलाव आना शुरू हो गया। क्योंकि 20वीं शताब्दी में क्या है, आपके स्वतंत्रता के आंदोलन है चलना स्टार्ट हो गया। स्वतंत्रता के आंदोलन चलना स्टार्ट हो गया, उससे भारत की नीति में, जो भारत की विदेश नीति थी, उसमें चेंजेज आना स्टार्ट हो गया, बदलाव आना स्टार्ट हो गया। अब इस भारत की विदेश नीति में कांग्रेस की भूमिका क्या रही है। कांग्रेस ने भारत और अन्य औपनिवेशिक देशों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का काम किया, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता की जरूरत थी और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कांग्रेस क्या है, अन्य देशों के साथ में संबंध बनाने लगी, ताकि भारत को क्या मिल सके, आज़ादी मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके। और भारत के हितों को बढ़ावा देना कांग्रेस का काम था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने वैश्विक मंच पर भारत के हितों को बढ़ावा देने और अन्य देशों के साथ देश के संबंधों को बेहतर बनाने की यहाँ पर मांग की, कि भारत के संबंध अन्य देशों से अच्छे होंगे तो भारत है वो जल्दी स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है। अब पिछले कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति कैसे विकसित हुई है अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 तरह के युग आते हैं। एक नेहरूवादी युग आता है, एक शास्त्री का युग आता है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री ने, फिर राजीव गांधी का युग आता है, इंदिरा गांधी का युग आता है, और फिर एनडीए की सरकार आती है, और फिर 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार आती है, फिर एनडीए का सरकार वर्तमान में हम सारी व्यवस्था देखेंगे कि किस तरीके से भारत की विदेश नीति है वो डेवलप हुई है। तो भारत की विदेश नीति जब डेवलप हुई है तो सबसे पहले आता है नेहरूवादी युग। भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1947 से 1967 तक इसने भारत की सेवाएं दी हैं भारत को। और इस दौरान भारत की विदेश नीति को गुटनिरपेक्ष, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र उनके दृष्टिकोण से आकार दिया गया था, क्योंकि भारत की विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्ष नीति थी और स्वतंत्र भारत यहाँ पर निर्णय लेता था, और लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के दृष्टिकोण से इसको गुटनिरपेक्ष नीति को और स्वतंत्र या लोकतांत्रिक राष्ट्र के दृष्टिकोण से भारत की विदेश नीति को जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने बनाया है। 1947 से 1968 तक इन्होंने भारत की विदेश नीति है उसको विकसित किया है अपने हिसाब से। ठीक है। और उसके बाद में स्वतंत्रता और विभाजन, किस तरीके से भारत को स्वतंत्रता मिली और विभाजन के समय भारत की विदेश नीति किस तरीके से रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत 2 देशों में विभाजित हो गया। जैसे ही स्वतंत्र हुआ भारत 2 देशों में विभाजित हो गया, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। इससे सीमा पार बड़े पैमाने पर हिंदू और मुसलमानों का प्रवास हुआ। कुछ हिंदू पाकिस्तान में गए, मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में गए। इस तरीके से हिंदू मुसलमानों का प्रवास हुआ, एक देश से दूसरे देश में गए। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी और तनाव यहाँ पर बढ़ गया। फिर यहाँ पर पंचशील का सिद्धांत आ जाता है।
पंचशील का सिद्धांत, जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए हैं। यह राष्ट्र के बीच संबंधों को निर्देशित करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट है। वैसे विशेष रूप से उपनिवेशवाद और शीत युद्ध के संदर्भ में ये सिद्धांत थे। पर जो पंचशील का सिद्धांत था उसमें पहला सिद्धांत था संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, मतलब एक दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। आपसी गैर आक्रामकता, मतलब एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। घरेलू मामलों में परस्पर हस्तक्षेप नहीं करना, किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ, आपस में पारस्परिक लाभ के लिए काम करेंगे, समानता से काम करेंगे। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे का साथ देंगे। ये 5 सिद्धांत हैं, यहाँ पर पंचशील के सिद्धांत में आ जाते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भारत ले लेता है। भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य बन गया था और संगठन में विशेष रूप से उपनिवेशवाद मुक्ति और निशस्त्रीकरण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जो आपके परमाणु सशक्त देश हैं उस हिसाब से निशस्त्रीकरण को बल दिया गया। और उपनिवेशवाद मुक्ति, मतलब एक देश से दूसरे देश पर कब्जा नहीं करेगा, उस पर बल यहाँ पर दिया गया। 1945 में भारत है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। फिर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब होता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेहरू भी एनएएम की स्थापना में प्रमुख व्यक्ति थे। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू प्रथम व्यक्ति, बहुत प्रमुख व्यक्ति थे, जिसने उन देशों के बीच में सहयोग और मित्रता को बढ़ावा देने की मांग की और किसी भी प्रमुख शक्ति ब्लॉक के साथ गठबंधन नहीं थे। भारत चीन का युद्ध 1962 में होता है। भारत और चीन ने हिमालय में विवादित क्षेत्र पर एक संक्षिप्त सीमा युद्ध लड़ा, क्योंकि हिमालय पर एक छोटा सा जगह था जहां उस जगह को लेकर के संक्षिप्त सीमा युद्ध यहाँ पर 1962 में भारत और चीन के बीच में लड़ा गया। और इस संघर्ष ने भारत का ध्यान है सैन्य आधुनिकीकरण और रणनीतिक गठबंधनों को मजबूत करने पर केंद्रित किया, क्योंकि जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ तो भारत ने सोचा कि अपनी को जो सैनिक शक्ति है, अपनी सैनिक शक्ति को आधुनिकीकरण करना चाहिए, उसमें मॉडर्नाइजेशन लाना चाहिए। और दूसरा, भारत के जो पॉलिटिकल रिलेशन है, राजनीतिक गठबंधन है, उनको हमें मजबूत करना चाहिए। फिर सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध बनाए गए। यहाँ पर नेहरू के समय भारत ने सोवियत संघ के साथ में घनिष्ठ राजनीतिक और आर्थिक संबंध विकसित किए, जो विदेशी सहायता और सैन्य सहायता के मुख्य स्रोतों में से एक बन गया। फिर शास्त्री का युग आ जाता है। शास्त्री का युग है 1964 से 1966 तक, 2 साल तक शास्त्री जी हैं भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है शास्त्री के समय। जैसे जवाहरलाल नेहरू के जो शासनकाल रहा है 1947 से 67 रहा, 64 तक रहा था, फिर 1964 से 1966 लाल बहादुर शास्त्री रहे। 1965 का यहाँ पर भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है और यह संघर्ष कश्मीर के विवादित क्षेत्र को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय तक चला रहे थे। ताशकंद की घोषणा होती है 1965 के युद्ध के बाद। दोनों नेताओं ने ताशकंद समझौता किया। ताशकंद जो है अब उज्बेकिस्तान है, पहले ताशकंद के नाम से जाना जाता था, अब उज्बेकिस्तान है, यूएसएसआर। यूएसएसआर में ताशकंद समझौते के लिए मुलाकात की गई 1962 के बाद में, और ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें शत्रुता को समाप्त करने और दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंधों को बहाली का आह्वान किया गया। मतलब दोनों देश हैं आपस में अब युद्ध नहीं करेंगे, इस तरीके से ताशकंद का समझौता किया गया। फिर भारत सोवियत संघ संबंध होते हैं। भारत सोवियत संघ संबंध यहाँ पर हुए थे ठीक है, भारत सोवियत संघ संबंध। इस दौरान सोवियत संघ भारत के लिए विदेशी सहायता और सैन्य सहायता का प्रमुख स्रोत था, क्योंकि सोवियत संघ से भारत को विदेशी सहायता भी मिल रही थी और सैन्य सहायता भी मिल रही थी। सार्वजनिक कानून यहाँ पर बनाए गए। सार्वजनिक कानून 480, PL 480 बोलते हैं इसको। PL 480 कार्यक्रम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने देशों को रियासती आधार पर खाद्य सहायता प्रदान की और 1960 के दशक में भारत को PL 480 कार्यक्रम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाद्य सहायता प्रदान की थी, क्योंकि PL 480 कार्यक्रम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका है देशों को रियासती आधार पर खाद्य सामग्री प्रदान करता था, और उसकी इस योजना के तहत भारत को भी यहाँ पर ये खाद्य सामग्री मिली है। फिर इंदिरा गांधी का युग आ जाता है। इंदिरा गांधी का युग 1966 से लेकर के आपका 1977 तक, फिर 1980 से लेकर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। यह संघर्ष पूर्वी पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से उत्पन्न हुआ था। भारत ने बंगाली अलगाववादियों के पक्ष में हस्तक्षेप किया
और युद्ध के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। और युद्ध का दक्षिण एशिया में शांति संतुलन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इस युद्ध की वजह से दक्षिण एशिया में शांति संतुलन जो है वो बिगड़ गया था और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की स्थिति यहाँ पर मजबूत हुई। भारत सोवियत शांति मित्रता और सहयोग संधि जो है 1971 से 1991 के बीच में एक संधि हुई, भारत सोवियत शांति मित्रता और सहयोग संधि। यह भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता और सहयोग की संधि थी। इस पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में हस्ताक्षर किए गए। संधि ने दोनों देशों के बीच में घनिष्ठ राजनीतिक आर्थिक संबंधों की पुष्टि की। इसमें किसी भी देश के लिए बाहरी खतरे की स्थिति में पारस्परिक रक्षा और सहायता के प्रावधान शामिल किए गए। फिर भारत का परमाणु परीक्षण होता है 1974 में। भारत ने परमाणु परीक्षण किया, जिसे इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, जिसने भारत को परमाणु हथियार विकसित करने वाला दुनिया का छठा देश बना दिया और दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों के प्रसार के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चिंता यहाँ पर पैदा कर दी। फिर सार्क के साथ समझौता हुआ भारत का। क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ बनाया गया। 1985 में सार्क की स्थापना की गई। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने निभाई, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना था। फिर आ जाता है राजीव गांधी का युग। राजीव गांधी का जो युग है 1984 से 1989 तक राजीव गांधी है भारत के प्रधानमंत्री रहे और भारत सोवियत संघ संबंध यहाँ पर हुए। सोवियत संघ इस दौरान भारत के लिए एक प्रमुख सहयोगी रहा था और सैन्य और आर्थिक सहायता ये सोवियत संघ प्रदान करता था। फिर श्रीलंकाई गृह युद्ध हुआ राजीव गांधी के युग में 1987 की अगर बात करें हम, 1987 में श्रीलंकाई सरकार के अनुरोध पर भारत ने संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप किया और बाद में 1989 में भारत श्रीलंका के शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में मदद की, जिससे गृह युद्ध यहाँ पर समाप्त हो गया था। फिर 1985 में एयर इंडिया बमबारी हुई। सिख अलगाववादियों के द्वारा किए गए इस अलगाववादी जो आतंकवादी हमले ने पंजाब राज्य में भारत सरकार और सिख अलगाववादियों के बीच में संघर्ष में एक बड़ी वृद्धि को यहाँ पर चिन्हित किया था 1985 में, क्योंकि एयर इंडिया में बमबारी हुई थी जिसमें सिख अलगाववादियों के द्वारा ये बमबारी की गई थी और आतंकवादी हमले से पंजाब सरकार और भारत सरकार के बीच में यहाँ पर अलगाववादियों के बीच में संघर्ष हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में संघर्ष हुआ और बड़ी वृद्धि को यहाँ पर चिन्हित किया। फिर भारत का आर्थिक उदारीकरण हो जाता है। राजीव गांधी ने आर्थिक सुधारों को लागू किया, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाया और इससे अधिक विदेशी निवेश यहाँ पर खोल दिए, क्योंकि विदेशी लोग यहाँ पर भारत में निवेश करना स्टार्ट कर दिए। तो राजीव गांधी ने लगातार वैश्विक दिशा में निशस्त्रीकरण की स्थापना को की और भारत को एक परमाणु शक्ति घोषित करने के लिए आवाज़ उठाई थी। और आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर भी यहाँ पर राजीव गांधी के समय बूम हुआ था। फिर 1990 के दशक के दौरान की अगर हम बात करें, 1990 के दशक के दौरान भारत की विदेश नीति की विशिष्टता है जो आर्थिक उदारीकरण और संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। अगर हम बात करें एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधार जो किए गए थे, एलपीजी सुधारों के परिणाम स्वरूप होने वाले मुख्य परिवर्तनों में आर्थिक कूटनीति पर जोर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश और व्यापार के द्वार खुल गए थे। सरकार ने व्यापार समझौते, निवेश सौदों और अन्य पहलों के माध्यम से अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। फिर गुजराल सिद्धांत आ जाता है। गुजराल सिद्धांत यह दक्षिणी एशिया में भारत के निकटतम पड़ोसियों के साथ विदेशी संबंधों के संचालन को मार्गदर्शन करने के लिए 5 सिद्धांतों का एक समूह है, जिसको गुजराल सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें 5 सिद्धांतों में क्या क्या बताया गया गुजराल सिद्धांत में? गुजराल सिद्धांत में 5 सिद्धांतों में बताया गया है पड़ोसियों के साथ गैर पारस्परिकता, ये पहला सिद्धांत है गुजराल सिद्धांत में। तो इसमें भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं, जो भी अपने पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, तो पड़ोसी देशों के साथ विदेशी संबंधों के संचालन का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांतों को बनाया गया। पड़ोसियों के साथ गैर परस्परिता मतलब परस्परिता नहीं रखेंगे, युद्ध वगैरह नहीं करेंगे। क्षेत्रों का उपयोग दूसरे देश के हित के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे और सभी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाएंगे। ठीक है। और उसके बाद में पूर्व की ओर देखो नीति, लोकेस्ट पॉलिसी आई है। लोकेस्ट पॉलिसी 1971 में भारत ने अपनी पूर्व की देखो नीति, लोकेस्ट पॉलिसी नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। फिर 1998 के परमाणु परीक्षण किया गया। भारत ने परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे और संयुक्त राज्य अमेरिका व अन्य देशों के साथ में संबंध हमारे यहाँ तनावपूर्ण हो गए थे, क्योंकि पोखरण में हमने इसकी शुरुआत की थी 1998 में। फिर WTO की भागीदारी आ जाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना विश्व व्यापार संगठन, जिससे WTO में भारत की भागीदारी थी, जिसमें वह 1995 में शामिल हुआ और इससे भारत को अपनी
अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और अन्य देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने में यहाँ पर अनुमति मिलती है। फिर एनडीए की सरकार आती है 1998 से 2004 के बीच में संबंध की बात करें तो 1998 से 2004 के बीच में भारत के जो संबंध हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, एनडीए की सरकार, जिसे 1998 से 2004 तक सत्ता में रहे। और 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया। इसमें भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, लेकिन परमाणु शक्ति के रूप में भारत की स्थिति यहाँ पर मजबूत हुई। फिर कारगिल का युद्ध होता है 1999 में। भारत और पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में सैन्य संघर्ष में लगे रहे और युद्ध विराम और भारतीय क्षेत्र में से पाकिस्तानी सीमा की वापसी के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। फिर भारत अमेरिका संबंध है। 2000 में क्या होता है, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर सुधर जाते हैं, क्योंकि बात अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन है 2000 में भारत आए थे। फिर यूपीए की सरकार आती है। यूपीए की सरकार फर्स्ट और सेकंड मतलब अपने कांग्रेस की सरकार आती है। कांग्रेस की सरकार में आपके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं और 2004 से 2014 तक ये सत्ता में रहते हैं। भारत अमेरिका 1-2-3 समझौता होता है। यहाँ पर भारत और अमेरिका ने 2008 में एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत का परमाणु अलगाव समाप्त हो गया और नागरिक परमाणु क्षेत्र में अमेरिका के साथ सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत चीन संबंध होता है। भारत चीन के साथ जुड़ाव में वृद्धि हुई। 2005 में रणनीतिक और सहकारी साझेदारी की स्थापना की गई। 2013 में सीमा रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता हुआ। 2014 में बांग्लादेश के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के समाधान में दोनों देशों के बीच में 162 परिक्षेत्रों को आदान प्रदान शामिल किया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें, सरकार ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई, जो दक्षिण पूर्वी एशिया और एशिया प्रशांत देशों के साथ में संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित की। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता 2010 में भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना था। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार की बात करें, सरकार ने भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने का जोर दिया था। फिर एनडीए की सरकार आ जाती है। 2014 से वर्तमान तक एनडीए की सरकार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए सरकार कहते हैं, भाजपा, इसके तहत भारत की विदेश नीति को भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस जैसे पारंपरिक भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। पड़ोसी प्रथम नीति है। यहाँ पर सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति का उद्देश्य दक्षिण एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्रों के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो लुक ईस्ट पॉलिसी था वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया है। इसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्रों के देशों के साथ में आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना, जिससे व्यापार और निवेश में वृद्धि हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो सके। फिर है एससीओ शंघाई सहयोग संगठन है। इसकी सदस्यता भारत ने ली है। भारत और पाकिस्तान को एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और एक क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी यह हाल ही के वर्षों में आगे बढ़ी है और इसमें रक्षा, आतंकवाद विरोधी व्यापार और ऊर्जा सहित विभिन्न मुद्दों पर सहयोग शामिल किया गया है। सतत विकास प्रतिबद्धताएं, पेरिस जलवायु समझौते में भारत की भागीदारी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता भारत के विदेशी संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर रही है। फिर भारत जो है अभी किस सेक्टर में काम कर रहा है, भारत जो है यहाँ पर इकोनॉमी के सेक्टर में भारत काम करेगा, एंटी टेररिज्म के काम करेगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करेगा, क्लाइमेट जो भी क्राइसिस हो उसके बारे में काम करेगा, हेल्थ के मैटर पर भी भारत है काम करेगा। और अभी एनडीए का फेज सेकंड चल रहा है 2014 के बाद में 2024 से भी 2000 अभी तक भी एनडीए का फेज चल रहा है। अभी देखते हैं एनडीए के फेज में भारत की जो पॉलिसी है वो कहाँ तक जाती है। यूपीए के फेज में अभी एनडीए सेकंड चल रहा है 2014 से और वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने भारत की विदेश नीति के बारे में देखी है। बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा वो आप बता सकते हैं हमें मैसेज करके, और जो भी हमारे पास में नेक्स्ट मटेरियल रहेगा उसके हिसाब से हम आपको इसको एज ए ऑडियो फॉर्म में आप सुन सकते हैं, एज ए रिवीजन के फॉर्म में। धन्यवाद।